आज की इस क्लास में हम कुछ फलनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, अचर फलन, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। इन 5 फलनों के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले से ही मैंने कुछ फलनों के आलेख बना रखे हैं। तो हम सबसे पहले आलेखों की सहायता से समझेंगे कि कौन सा फलन वर्धमान फलन है, कौन सा फलन ह्रासमान फलन है, कौन सा फलन अचर फलन है, कौन सा फलन निरंतर वर्धमान फलन है और कौन सा फलन निरंतर ह्रासमान फलन है। यहाँ पर ये जो मैंने आलेख बना रखे हैं, इन आलेखों पर हमें बाएं से दाएं चलना है और बाएं से दाएं चलते हुए हमें ये देखना है कि फलन का आलेख लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है या लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। ये 2 बातें हमें देखनी है। तो पहला फलन देखो, इस फलन के आलेख पर जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, तो बाएं से दाएं जब हम चलेंगे तो हम लगातार ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये जो फलन का आलेख है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इस फलन का आलेख लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इस फलन के आलेख पर जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, मतलब यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आएंगे, तो हम लगातार नीचे की तरफ आएंगे। लगातार नीचे की तरफ आने का मतलब इस फलन का जो आलेख है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। अगले फलन का आलेख देखो, इस फलन का आलेख न तो ऊपर जा रहा है और न नीचे आ रहा है, मतलब इस फलन का आलेख अक्ष के समांतर है। इस फलन के आलेख में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो न तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे न नीचे की तरफ आएंगे, मतलब इस फलन का आलेख न तो ऊपर की तरफ जा रहा है न नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन का आलेख अक्ष के समांतर है। इस फलन का आलेख अक्ष के समांतर है। इस फलन के आलेख में देखो, तो इस फलन के आलेख में अंतराल a से c और अंतराल d से b, इन दोनों अंतरालों में तो फलन का आलेख ऊपर की तरफ जा रहा है। और अंतराल c से d की हम बात करें तो इस अंतराल में इस फलन का आलेख अक्ष के समांतर है। तो हम अंतराल a से b तक की बात करें तो अंतराल a से b में इस फलन का जो आलेख है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और अक्ष के समांतर भी है। इस फलन का जो आलेख है, इस फलन का आलेख अंतराल a से b में हम बात करें तो अंतराल a से b में इस फलन का आलेख ऊपर की तरफ भी जा रहा है और अक्ष के समांतर भी है। इस फलन का आलेख देखो, तो इस फलन का जो आलेख है वो इस अंतराल और इस अंतराल, इन दोनों अंतरालों में तो नीचे की तरफ आ रहा है। और इस अंतराल c से d की बात करें तो इस अंतराल में देखो ये आलेख अक्ष के समांतर है। तो अब हम अंतराल a से b की बात करें तो इस अंतराल में इस फलन का आलेख नीचे की तरफ भी आ रहा है और साथ में अक्ष के समांतर भी है। इस फलन का आलेख देखो, अंतराल 0 से π/2 के बीच में तो आलेख ऊपर की तरफ जा रहा है और π/2 से π के बीच में आलेख नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आलेख ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आलेख नीचे की तरफ भी आ रहा है। अब देखो, जिस फलन का आलेख लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है उस फलन को कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन, और जिस फलन का आलेख लगातार नीचे की तरफ आ रहा हो उस फलन को कहते हैं ह्रासमान फलन, और जिस फलन का आलेख न तो ऊपर की तरफ जा रहा है और न ही नीचे की तरफ आ रहा है उस फलन को कहते हैं अचर फलन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो फलन f है, इस फलन f का आलेख लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस फलन को हम कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन। इस फलन को हम क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान फलन। और इस फलन का ये जो आलेख है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस फलन को हम कहेंगे निरंतर ह्रासमान फलन।
इस फलन को हम क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन। और इस फलन का आलेख न तो नीचे की तरफ आ रहा है न ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस फलन को कहेंगे हम अचर फलन। इस प्रकार के फलन को कहा जाता है अचर फलन। अब देखो ये जो 4 नंबर की आकृति है, ये आकृति इस फलन और इस फलन, इन दोनों फलनों से मिलकर बनी हुई है। इस कारण इस फलन को कहते हैं वर्धमान फलन। इस फलन को क्या कहते हैं, वर्धमान फलन। और ये वाली जो आकृति है, ये आकृति इस फलन और इस फलन, इन दोनों फलनों से मिलकर बनी हुई है। इस कारण इस फलन को कहते हैं ह्रासमान फलन। इस कारण इस फलन को क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन। और जो अंतिम आकृति है, ये आकृति इस फलन और इस फलन, इन दोनों फलनों से मिलकर बनी हुई है। इस कारण इस फलन को हम कहेंगे, ये फलन न तो वर्धमान है, ये फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। इस फलन को क्या कहते हैं, ये फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर हमने आलेखों की सहायता से देखा कि कौन सा फलन निरंतर वर्धमान फलन है, कौन सा फलन निरंतर ह्रासमान है, कौन सा फलन अचर फलन है, कौन सा फलन वर्धमान फलन है, कौन सा फलन ह्रासमान फलन है, और कौन सा फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। यहाँ पर देखो, निरंतर वर्धमान और वर्धमान, इन दोनों में अंतर है। निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान, इन दोनों फलनों में भी अंतर है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 5 तक के जो फलन लिखे हैं, इन फलनों का जो प्रांत है, वो प्रांत है संवृत अंतराल a, b। प्रथम 5 फलनों का जो प्रांत है, ये प्रांत है संवृत अंतराल a, b। अब इस प्रांत से कोई भी मैं 2 संख्या ही ले रहा हूँ। इस प्रांत से कोई भी मैं 2 अक्ष के मान ले रहा हूँ। तो एक तो अक्ष का मान ले लिया मैंने x1 और एक अक्ष का मान मैंने ले लिया x2। ये 2 मान मैंने इस अंतराल से उठा लिए। अब देखो, इन दोनों मानों में से कोई एक मान तो छोटा होगा और एक मान बड़ा होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x1 तो छोटा है और x2 बड़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने x के मान लिए हैं, इन मानों के संगत हम y का मान देखेंगे। तो पहले फलन में देखो, x बराबर x1 के लिए y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा y बराबर f x1। x बराबर x2 पर फलन का मान होगा y बराबर f x2। अब हम ये देखते हैं कि f x1 f x2 आलेख में हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि x1 तो यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है। अब देखो, x1 छोटा है तो x1 पहले आएगा और x2 बड़ा है तो x2 बाद में आएगा। तो यहाँ पर तो हमने मान लिया x1 और यहाँ पर हमने मान लिया x2। अब हम इनके लिए y का मान देखेंगे कि आलेख में इनके लिए y का मान हमें कहाँ पर मिलता है। तो x1 के लिए y का मान हमें मिलेगा यहाँ पर, ये मान है f x1। x2 के लिए y का मान देखो कहाँ पर मिलेगा, तो y का मान मिलेगा हमें यहाँ पर ये वाला बिंदु है f x2। अब देखो, x1 x2 से छोटा है, तब हमें f x1 f x2 से छोटा मिला है। इस स्थिति में देखो, निरंतर वर्धमान की स्थिति में हमने ये लिया कि x1 छोटा है x2 से, तब हमें क्या मिला, तब हमें ये मिला कि f x1 छोटा है f x2 से। ये बात हमें यहाँ पर मिली। और x1 और x2 हम a और b
इन दोनों के बीच में कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर ही हम इनको लेंगे तो हमें हर बार यही स्थिति मिलेगी, चाहे हम x1 को यहाँ पर ले लें और x2 को यहाँ पर ले लें, तो इस स्थिति में भी हमें f(x1) छोटा मिलेगा f(x2) से। अब हम इस स्थिति में आते हैं, यहाँ पर भी हम ये स्थिति लेंगे, x1 छोटा है x2 से, तो यहाँ पर तो हम मान लेते हैं x1 और यहाँ पर हम मान लेते हैं x2। अब देखो x1 के लिए y का मान कहाँ पर मिलेगा, तो x1 के लिए y का मान तो मिलेगा हमें यहाँ पर, और x2 के लिए y का मान मिलेगा हमें यहाँ पर। ये तो है f(x1) और ये है f(x2). अब देखो यहाँ पर x1 x2 से छोटा है, x1 छोटा है किससे, x2 से, तब हमें y के मान देखो किस प्रकार के मिले, तब हमें y का जो मान मिला है वो इस प्रकार मिला है कि f(x2) छोटा है किससे, f(x1) से। हमें देखो इस प्रकार मिला है, हमें मिला है f(x2) छोटा है f(x1) से। अब ये जो x1 और x2 है ये हम a और b के बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं। इन x1 और x2 को आप a और b के बीच में कहीं पर भी लेकर के देख लो, हमें हमेशा इस प्रकार की ही स्थिति मिलेगी। मतलब हमें यही मिलेगा कि f(x2) छोटा है किसे, f(x1) से। अब ये स्थिति हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x1 और यहाँ पर हम मान लेते हैं x2। अब हम इन दोनों के लिए y का मान देखते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए y का मान देखो, तो यहाँ पर देखो x1 के लिए y का मान हमें यहाँ पर मिलेगा और x2 के लिए भी y का मान हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब f(x1) भी यहीं पर है और f(x2) भी यहीं पर है। मतलब f(x1) बराबर है किसके, f(x2) के बराबर है। हमने इस प्रकार की स्थिति ली कि x1 छोटा है x2 से, और x1 और x2 इस अंतराल में हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो x1 छोटा है x2 से, तब हमें क्या मिला, तब हमें इस प्रकार की स्थिति मिली कि f(x1) बराबर है f(x2) से। इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर हमें किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो x1 छोटा है किससे, x2 से, x1 छोटा है किससे, x2 से। तब देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह स्थिति बन रही है ये वाली। मतलब हमें मिलेगा f(x1) छोटा है f(x2) से, और यहाँ पर बन रही है स्थिति ये। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, f(x1) बराबर है f(x2) से। मतलब हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना होगा। तो इस स्थिति के लिए हमें जब x1 छोटा हो x2 से, तब हमें क्या मिलेगा, f(x1) बराबर होगा या छोटा होगा f(x2) से। यहाँ पर इस स्थिति में आओ तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह स्थिति बन रही है ये वाली। मतलब x1 छोटा है x2 से, तब हमें मिलेगा f(x1) बड़ा है f(x2) से। ये स्थिति हमें मिलेगी। अब देखो यहाँ पर स्थिति बन रही है ये वाली, ये स्थिति बन रही है। इसका मतलब हमें f(x1) बराबर भी मिलेगा किसके, f(x2) के। हमें f(x1) बराबर भी मिलेगा किसके, f(x2) से। यहाँ पर ये वाली स्थिति हम लगाते हैं तो x1 तो छोटा है किससे, x2 से। तो देखो इस अंतराल में तो स्थिति लग रही है ये। मतलब हमें ये बात मिलेगी कि f(x1) छोटा है f(x2) से। और इस अंतराल में हमें क्या मिलेगा, इस अंतराल में हमें ये मिलेगा f(x1) बड़ा है f(x2) से। तो देखो ये जो बात हमने यहाँ पर लिखी है, यही बात हमारी पाठ्य पुस्तक में इन फलनों की प्रथम परिभाषा है। मतलब जब x1 x2 से छोटा हो तब f(x1) छोटा है f(x2) से, तब वो फलन होगा निरंतर वर्धमान। x1 x2 से छोटा है
और f(x1) बड़ा है f(x2) से, तब उस फलन को कहेंगे हम निरंतर हासमान। x1 छोटा है x2 से, तब f(x1) बराबर है f(x2) के, तब उस फलन को कहेंगे हम अचर फलन। x1 छोटा है x2 से, तब हमें f(x1) बराबर या छोटा मिले f(x2) से, तब हम उस फलन को कहेंगे वर्धमान फलन। और हमें इस प्रकार की स्थिति मिले तब हम उस फलन को कहेंगे हासमान फलन। और यदि हमें इस प्रकार की स्थिति मिल रही है तब हम उस फलन को कहेंगे कि ये फलन न तो वर्धमान है और न ही हासमान है। और यही बात प्रथम परिभाषा में लिखी हुई है। अब हम इन फलनों के आलेखों पर बनाएंगे स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा क्या होती है? वक्र के किसी बिंदु से गुजरने वाली अद्वितीय रेखा। तो यहाँ पर देखो ये जो फलन है y बराबर sin x, ये फलन विवृत अंतराल 0,π/2, इस विवृत अंतराल में ये फलन है निरंतर वर्धमान, ये फलन है निरंतर वर्धमान। और विवृत अंतराल π/2, π इस अंतराल में है निरंतर हासमान फलन। अब देखो हम बात करेंगे विवृत अंतराल 0,π/2 में, मतलब इस अंतराल में इस फलन का ये जो आलेख है, इस आलेख की हम बात करेंगे। अब देखो इस आलेख के बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा खींचो। देखो ये हमने इस बिंदु से गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा खींची। अब देखो ये स्पर्श रेखा अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बना रही है, ये जो कोण होगा ये कोण 0 डिग्री से तो बड़ा होगा तथा 90 डिग्री से छोटा होगा। इस अंतराल में इस फलन का ये जो आलेख है, इस आलेख पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनाएंगी वो कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम बात करें इस अंतराल में, तो इस अंतराल में इस फलन का आलेख है ये, और इस आलेख के बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे हमने बिंदु ले लिया ये, और अब हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार गुजर जाएगी। अब देखो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बना रही है, ये कोण बनेगा 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा। ये जो फलन है y बराबर sin x, इस अंतराल में है निरंतर हासमान। तो ये जो फलन है, इस फलन का आलेख ये रहा। इस आलेख के बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनाएगी वो कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा। अब आप इस बात को इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। तो आपने वीडियो को देख लिया होगा। तो निरंतर वर्धमान की स्थिति में तो कोण बनता है ये, और निरंतर हासमान की स्थिति में कोण बनता है ये। अब यहाँ पर आओ, ये है निरंतर वर्धमान की स्थिति, तो यहाँ पर कोण बनेगा 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। ये स्थिति है निरंतर हासमान की। तो इस फलन के आलेख पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनाएगी वो कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा। अब हम इस फलन की बात करते हैं। तो इस फलन के बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे
तो वो स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर होगी, और अक्ष अक्ष के समांतर रेखाएं अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो कोण होता है 0 डिग्री। तो थीटा का मान है यहाँ पर 0 डिग्री, या हम उस कोण को 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब आओ इस स्थिति में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह स्थिति बन रही है ये, मतलब यहाँ पर थीटा का कोण बनेगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और ये वाली स्थिति है ये, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 के बराबर भी होगा। अब इस स्थिति में आओ, तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह स्थिति बन रही है ये, मतलब यहाँ पर थीटा का मान है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, और ये जो स्थिति है ये स्थिति है ये वाली, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम थीटा का मान 180 डिग्री भी होगा, तो यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह लगाना होगा। कक्षा 11 में हमने रेखाओं की ढाल के बारे में पढ़ा, और वहाँ पर हमने देखा कि m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा। m किसको प्रदर्शित करता है, m रेखा की ढाल को प्रदर्शित करता है, और थीटा है रेखा के द्वारा अक्ष अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण। अब देखो स्पर्श रेखाएं भी तो एक प्रकार की रेखा है, और ये रेखाएं अक्ष अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बना रही है वो कोण है हमारे पास, यहाँ पर कोण है ये, यहाँ पर वामावर्त दिशा में बना रही है इतना कोण, यहाँ पर इतना कोण बन रहा है, यहाँ पर इतना कोण बन रहा है, यहाँ पर इतना कोण बन रहा है। मतलब स्पर्श रेखाएं भी तो एक प्रकार की रेखा है, और इन स्पर्श रेखाओं के द्वारा अक्ष अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण कितना है वो हमें पता है। अब देखो यहाँ पर कोण इतना बन रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, और प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा, प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, और प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा होता है धनात्मक। इसका मतलब m यहाँ पर है धनात्मक, m यहाँ पर क्या है धनात्मक। यहाँ पर देखो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है, और द्वितीय चतुर्थांश में tan होता है ऋणात्मक। इसका मतलब यहाँ पर जो ढाल हमें मिलेगी वो ढाल होगी ऋणात्मक, यहाँ पर जो ढाल हमें मिलेगी वो ढाल होगी ऋणात्मक, और tan 0 डिग्री या tan 180 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पर हमें जो ढाल मिलेगी ये ढाल होगी 0। यहाँ पर देखो थीटा का जो मान है ये थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब ढाल हमें धनात्मक भी मिलेगी और ढाल हमें 0 भी मिलेगी, तो यहाँ पर हमें ढाल 0 भी मिलेगी साथ में धनात्मक भी मिलेगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें ढाल ऋणात्मक मिलेगी और 0 भी मिलेगी। अब देखो कोई संख्या धनात्मक है तो उसको प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार, जैसे a धनात्मक है तो इसको लिखा जाता है इस प्रकार, a ऋणात्मक है तब इसको लिखा जाएगा इस प्रकार। जब a धनात्मक है तब इसको इस प्रकार लिखा जाता है, a ऋणात्मक है तब इसको इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर देखो m धनात्मक है, इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे m 0 से बड़ा है, m किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। यहाँ पर m ऋणात्मक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे m छोटा है 0 से, m किससे छोटा है 0 से। यहाँ पर m बराबर क्या है 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर धनात्मक भी है मतलब 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, तो लिखेंगे इस प्रकार, देखो m धनात्मक है मतलब 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे m को इस प्रकार से। यहाँ पर m को देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर m ऋणात्मक है तो इस प्रकार लिखेंगे, साथ में 0 के बराबर भी है तो बराबर का चिन्ह भी लगाएंगे, तो यहाँ पर ढाल को लिखेंगे हम इस प्रकार से। अब देखो
जब हमने इस यूनिट का आरंभ किया था उस टाइम पर हमने dy/dx के दो अर्थ देखे थे। एक अर्थ तो ये था कि अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, और एक अर्थ ये था कि स्पर्श रेखा की ढाल। हमने dy/dx का एक अर्थ देखा था और वो अर्थ था स्पर्श रेखा की ढाल। मतलब फलन y बराबर जो अक्ष है उस फलन के आलेख पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उस स्पर्श रेखा की ढाल को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, dy/dx के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर m ढाल है तो ढाल को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो dy/dx, यहाँ पर dy/dx 0 से बड़ा है, यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर लिख रहा हूँ dy/dx 0 से छोटा है, यहाँ पर dy/dx 0 के बराबर है, यहाँ पर dy/dx 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर लिख रहा हूँ dy/dx 0 से छोटा है और 0 के बराबर भी। dy/dx का जो ज्यामितीय अर्थ है वो ज्यामितीय अर्थ क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की ढाल को हमने किसके द्वारा लिख रखा है, m के द्वारा। और ज्यामितीय अर्थ क्या बताता है कि स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, dy/dx। तो यहाँ पर हमने m की जगह क्या लिख दिया, dy/dx लिख दिया। अब देखो dy/dx की जगह हम f' भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा फिर f' 0 से बड़ा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा f' 0 से छोटा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा f' 0 के बराबर है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा f' 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा f' 0 के बराबर है और 0 से छोटा है। तो अब हमने ये जो बात लिखी है f' 0 से बड़ा है, f' 0 से छोटा है, f' बराबर 0, f' 0 के बराबर 0 से बड़ा है, f' 0 के बराबर 0 से छोटा है। ये है इन फलनों की दूसरी परिभाषा। तो हमने प्रथम परिभाषा भी देख ली और द्वितीय परिभाषा भी देख ली। अब हम इन परिभाषाओं को लिखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो f' 0 से बड़ा है, f' 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान। यदि f' 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर है, इसका मतलब वो फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। f' 0 से छोटा है, इसका मतलब वो फलन होगा निरंतर ह्रासमान। f' 0 से छोटा भी है और 0 के बराबर ही है, इसका मतलब वो फलन होगा ह्रासमान फलन। अब हम इन दोनों परिभाषाओं को लिख लेते हैं। अभी हमने जो दो परिभाषाएं देखी हैं उन्हीं परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, माना फलन f संवृत अंतराल a, b में परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन f है, इस फलन f का प्रांत है संवृत अंतराल a, b। अब देखो ये फलन f निरंतर वर्धमान फलन कब होगा, तो ये यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि x1 छोटा है x2 से। तो इसका तात्पर्य है कि f(x1) छोटा है f(x2) से। सभी x1 x2 एप्सिलॉन संवृत अंतराल a, b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 से छोटा है, तब हमें f(x1) छोटा मिलना चाहिए f(x2) से, जहां x1 और x2 इस अंतराल की कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। इस फलन f को हम निरंतर ह्रासमान फलन कहेंगे। कब कहेंगे, x1 छोटा है x2 से, इसका तात्पर्य f(x1) बड़ा हो f(x2) से। सभी x1, x2 एप्सिलॉन संवृत अंतराल a, b। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 से छोटा है, तब हमें
f(x1) बड़ा मिलना चाहिए f(x2) से, जहां x1 और x2 इस अंतराल की कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार फलन f को हम अचर फलन कहेंगे। कब कहेंगे? जब f(x1) बराबर हो किसके? f(x2) के। फलन f वर्धमान फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब f(x1) बराबर या छोटा हो f(x2) के। फलन f हासमान फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? f(x1) बराबर या बड़ा हो f(x2) के। अब देखो द्वितीय परिभाषा देखो, फलन f निरंतर वर्धमान फलन होगा यदि f' शून्य से बड़ा हो, सभी x एप्सिलॉन विवृत अंतराल a, b। इसका मतलब ये हुआ कि x इस अंतराल की कोई भी संख्या हो सकती है। x इस अंतराल में कोई भी संख्या हो सकता है। तो इस अंतराल की कोई भी संख्या हो, उसके लिए f' किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा है, उस स्थिति में फलन है निरंतर वर्धमान। f' 0 से छोटा है, उस स्थिति में होगा निरंतर हासमान फलन। f' 0 के बराबर है, उस स्थिति में फलन होगा अचर फलन। f' 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, उस स्थिति में f होगा वर्धमान फलन। और यदि f' 0 के बराबर और 0 से छोटा है, उस स्थिति में फलन होगा हासमान फलन। उस स्थिति में फलन क्या होगा? हासमान फलन। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे इन फलनों से संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।